हमारा टॉपिक है वो रहेगा C4 साइकिल। ठीक है, जब अपन ने C3 साइकिल पढ़े थे तब अपन ने कंसेप्ट क्या दिए थे कि जहां से शुरू किया घूम फिर के अगर वापस उसी जगह पे आते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज साइकिल। अब इस साइक्लिक रिएक्शन में चेन ऑफ केमिकल्स है। साइक्लिक रिएक्शन में चेन ऑफ केमिकल्स है। उसमें का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है उसके अपने को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने होंगे। अगर सपोज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है तो वो हो गया C3 साइकिल। अगर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में अगर 4 कार्बन एटम है तो वो हो जाएगा C4 साइकिल, जो अभी हमको पढ़ना है। अगर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में 6 कार्बन एटम है तो वो हो जाएगा C6 साइकिल। हमको फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड देखना है बेटा, क्योंकि बाकी के भी तो स्टेबल कंपाउंड रहेंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो साइकिल को जो नाम दिया है, साइकिल को जो नाम दिया है वो किसके बेसिस पे दिया है? जो चेन ऑफ रिएक्शंस है उस चेन ऑफ, मैंने साइकिल नहीं बोला अभी, चेन ऑफ रिएक्शंस है, चेन ऑफ केमिकल्स है। उस चेन ऑफ केमिकल में पहला केमिकल कंपाउंड, उस चेन ऑफ केमिकल में पहला कंपाउंड जो स्टेबल रहना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के उन्होंने कार्बन एटम गिने और जिसका कार्बन एटम जो स्टेबल कंपाउंड है उस स्टेबल का नंबर ऑफ कार्बन एटम गिने और उसी के अनुसार उन्होंने उस साइकिल को नाम दे दिया। तो लास्ट पीरियड में हमने एक केल्विन बेंसन साइकिल, जिसमें पहला कंपाउंड हाईली अनस्टेबल था इसलिए वो नहीं गिने, जबकि उस पहले कंपाउंड में 6 कार्बन एटम थे, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल था। लेकिन उसके बाद क्लीवेज होके PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना जो कि स्टेबल है और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे वो 3, इसलिए उस केल्विन बेंसन साइकिल का नाम C3 साइकिल। आज और कल हम C4 साइकिल के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ठीक, चलो फिर C6 साइकिल जो है वो रेस्पिरेशन में आएगा। अब हम आज C4 साइकिल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। C4 साइकिल की जो रिक्वायरमेंट है वो आज हम यहां पे लेंगे। क्लियर बेटा? चलो, तो किसी भी ऑर्गन, मैंने एनी ऑर्गन बोला, एंड दैट ऑर्गन कैन बी ऑफ एनिमल और दैट ऑर्गन कैन बी ऑफ प्लांट्स। लेकिन फोटोसिंथेसिस शुरू है तो ये ऑर्गन प्लांट से ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन कंसेप्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैंने क्या पढ़ा चुका हूं? एनी ऑर्गन इफ इट इज गिवन अ कट, always remember the outer region is always called as, outer region is always called as cortex and the inner region is always called as medulla, और अंदर में जो स्पेस रहेगा दैट इज ल्यूमेन। लेकिन प्लांट्स के ऑर्गन में जनरली ल्यूमेन नहीं होता है, इसे प्लांट्स के ऑर्गन में जनरली बोला, हो भी सकता नहीं होता, ऐसा बोला नहीं मैंने। तो उसमें 2 रीजन्स की बात होंगी, कॉर्टेक्स एंड मेडुला ही। चलो, अब फोटोसिंथेसिस की बात शुरू है तो हम प्लांट्स में ही रिलेट करेंगे। अब
प्लांट्स में हमने दो रीजन्स, प्लांट में हमने दो मेन पार्ट्स पढ़े। एक जो जमीन के अंदर ग्रो होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोस अंडर द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज रूट, and the part which grows above the soil is called as shoot। और शूट में जो मेन पार्ट है, डेफिनेटली दैट इज एन स्टेम। दूसरा मेन पार्ट जो है दैट इज एन लीफ। ठीक, एनी ऑर्गन इफ इट इज गिवन अ कट, द रूट इज एन ऑर्गन, द स्टेम इज एन ऑर्गन, द लीफ इज एन ऑर्गन। एनी ऑर्गन इफ इट इज गिवन अ कट, it shows two regions like this. Same here also. Okay, the outer region is called as cortex, complete है पूरा, it is cortex, and the inner region is an medulla। रूट का भी आउटर रीजन कॉर्टेक्स, रूट का भी इनर रीजन मेडुला, स्टेम का भी आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन मेडुला। अब ये चीज आदत डालो बेटा, मैंने एनी ऑर्गन वर्ड यूज किया, दैट ऑर्गन कैन बी ऑफ प्लांट, दैट ऑर्गन कैन बी ऑफ एनी एनिमल and any organ। is that clear? हमने ब्रेन पढ़े, उसमें भी आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन मेडुला बताया मैंने। किडनीज पढ़े, किडनी का भी आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन मेडुला। कोई भी ऑर्गन काटो बॉडी का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, द आउटर रीजन इज ऑलवेज कॉल्ड एज व्हाट? Cortex, and the inner region will be always called as medulla। ठीक, अब वो चाहे कॉर्टेक्स हो चाहे मेडुला हो, पर्टिकुलरली प्लांट में ल्यूमेन नहीं है। अब लेकिन चाहे वो कॉर्टेक्स हो चाहे वो मेडुला हो, भर के सेल्स है। और प्लांट में मेडुलर रीजन में जो सेल्स है, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो या फिर लीफ क्यों ना हो, जो मेडुलर रीजन है, इस मेडुलर रीजन में ये जो सेल्स है, इन सेल का नाम है जाइलम, और दूसरे प्रकार के सेल का नाम है फ्लोएम। इसमें से जाइलम वाटर को मेनली कंडक्ट करता है एंड मिनरल्स, और फ्लोएम जो है, ये जो है ये प्रिपेयर्ड फूड को कंडक्ट करता है। अब प्रिपेयर्ड फूड का मतलब, प्लांट ने, अभी अपन चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सॉइल से वाटर लिया, दोनों को कंबाइन किया
कंबाइन करके क्या बनाया? ग्लूकोज. सो कार्बोहाइड्रेट इज अ प्रिपेयर्ड फूड, प्रोटीन्स आर द प्रिपेयर्ड फूड, विटामिन्स आर द प्रिपेयर्ड फूड, फैट्स आर द प्रिपेयर्ड फूड. ये सब प्रिपेयर्ड फूड है. और ये प्रिपेयर्ड फूड फ्लोएम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भेजता है और ले जाके स्टोर करता है. जैसा फ्रूट, जो फल, फ्रूट, जो बीजा, सीड, हम मार्केट से खरीद के लाके हमारे घर में खाते हैं. लेकिन ये फ्रूट्स एंड सीड्स झाड़ के वो पार्ट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं. मतलब दे कैन नॉट शो फोटोसिंथेसिस. लेकिन जब हम इन फ्रूट्स एंड सीड्स को खाते हैं तो हमको भरपूर मात्रा में कार्ब्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट. जब उसने बनाया ही नहीं तो हमको मिले कैसे? तो ये सब एक्चुअली बनाता कौन है? लीफ. और फ्लोएम में डाल देता है और ये फ्लोएम इन सभी मटेरियल को कंडक्ट करते हुए फ्रूट्स तक भेजता है. फिर फ्रूट उसको स्टोर करता है. सीड्स तक भेजता है, सीड उसको स्टोर करता है. स्टेम तक भेजता है, स्टेम उसको स्टोर करता है. रूट्स तक भेजता है, रूट उसको स्टोर करता है. बराबर. तो फ्लोएम का मेन काम है प्रिपेयर्ड फूड को रिसीव करना और आगे की तरफ भेजना. लेकिन वो भेजेगा कैसे? अब ये जाइलम एंड फ्लोएम्स जो होती है, ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में बारीक बारीक वेसल्स होती है, नलियां, और बारीक बारीक वेसल्स है. अब हमने 2-4 चैप्टर में सर्कुलेशन में, ब्रीदिंग सिस्टम में, अभी रिसेंटली ब्रेन में मैंने ये पढ़ाया, जहां पे भरपूर मात्रा में वेसल्स होते हैं, जहां पे बहुत सारे वेसल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैस्कुलराइज्ड. बराबर. और ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इसमें भरपूर मात्रा में वेसल्स होते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज वैस्कुलर टिश्यूज. और ये बंच में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल्स. क्या नाम है बेटा? वैस्कुलर बंडल्स. तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, दीज आर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल्स. अब ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं पहले समझ जाओ बेटा. मैंने पहले भी अभी स्टार्ट करते बराबर एक चीज क्लियर किया. मुझे आपको C4 साइकिल पढ़ाना है. अपना टॉपिक कौन सा है बेटा? C4 साइकिल. और इस C4 साइकिल को पढ़ने के लिए, ओके, C4 साइकिल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो आज मैं पढ़ा रहा हूं. टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी व्हाट इज C4 साइकिल, बट C4 साइकिल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ा रहा हूं. क्लियर? चलो. तो अब यहां पे ये जो जाइलम और फ्लोएम के वेसल्स भरपूर होने की वजह से वो वैस्कुलराइज्ड है, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. बंच होने की वजह से दे आर आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल्स. और ये मटेरियल को कंडक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज, जो हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज में. ठीक, मौका मिलेगा फिर से देखेंगे. ठीक, चलो. अब हमने एनिमल्स में एक चीज पढ़ चुके हैं, स्किन.
स्किन का साइंटिफिक नेम मैंने पढ़ा चुका हूं, डर्मिस। डर्मिस का अपर लेयर ऊपर का एपिडर्मिस, डर्मिस का नीचे का लेयर हाइपोडर्मिस, जिसमें से हमने एपी का मतलब अबाव पढ़ चुके हैं, एपी का मतलब अबाव, हाइपो का मतलब बिलो, वर्ड में ही मीनिंग है। ठीक, तो डर्मिस का ऊपर का लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस के नीचे का लेयर हाइपोडर्मिस। अब यही चीज हमको पढ़ना है। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है, C3 साइकिल होता है, वो कहां पे होता है? लीफ में ही तो होता है, और C4 भी लीफ में ही होगा। लेकिन लीफ में C4 क्यों होता है जब C3 हो रहा है? तो उसके लिए ये सब चीज हम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लीफ का एक सेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लीफ का एक सेक्शन। तो हम लीफ का एक सेक्शन ले रहे हैं, और इस लीफ के सेक्शन में ये लीफ का सेक्शन, ठीक है, और इस लीफ के सेक्शन को नाम दिया गया है टीएस ऑफ लीफ। क्या नाम रहेगा? टीएस ऑफ लीफ। ओके, अब इसको काटूंगा मैं, लेकिन ध्यान रखना इसका स्किन में जो आउटर लेयर है, यहां देखेंगे अगर आप, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस देखो, ये मैं बना रहा हूं, ये एपिडर्मिस है, लेकिन यही चीज पलट के नीचे भी तो आ रहा है। तो एपिडर्मिस पर्टिकुलरली प्लांट्स में घूम के नीचे तक आया है, वही बना रहा हूं मैं। तो ये हो गया एपिडर्मिस, जो घूम के आया नीचे। पूरा बनाएंगे बेटा, मैं भी अच्छे से डिटेल बना के देता हूं, चिंता मत करो। यही एपिडर्मिस देखो पलट के नीचे आया, बराबर। फिर उसके बाद अंदर के जो सेल्स हैं यहां पे, ये हो गए हाइपोडर्मल सेल। लेकिन प्लांट्स में ल्यूमेन नहीं होता है, बराबर। प्लांट्स में ल्यूमेन नहीं है करके इसका ऊपर का हाइपोडर्मिस और नीचे का हाइपोडर्मिस क्या हो गया? मिक्स हो गया। इसलिए आपको एपिडर्मिस दो मिलेंगे। एपिडर्मिस कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। लेकिन हाइपोडर्मिस आपको एक ही मिलेगा, एक ही हाइपोडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस दो मिला, एक ऊपर एक नीचे करके इसका नाम पड़ा अपर एपिडर्मिस, और इसका नाम पड़ा लोअर एपिडर्मिस। और जनरली लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे पैसेज होते हैं, और इन पैसेज को अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में रहेगा। तो ये सब प्लांट वाटर रिलेशन में हो चुका है, यहां हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो, तो अब हम इसको हाईलाइट करते हैं, किसको? इस पूरे के पूरे टीएस ऑफ लीफ को। देखो, C4 साइकिल पढ़ना है बेटा, लेकिन C4 साइकिल की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले, अब पूरा तो नहीं बताऊंगा, अब जितना मेरी रिक्वायरमेंट है उतना। तो टीएस ऑफ लीफ में अब सबसे पहले कौन सा बताया मैंने आपको? एपिडर्मिस।
ये हो गया अपर एपिडर्मिस। बनाते ना पहले आप। दिस वन इज अपर एपिडर्मिस। उसके बाद नीचे में ये रहेगा लोअर एपिडर्मिस, और ये जो गैप रहेगी दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अंदर जाना, बाहर आना, ऑक्सीजन, ये सब चीजें होगी। तो ये हो गया अपर एपिडर्मिस। ये हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस। ठीक, बीच के हिस्से में, ठीक है, वो तो वैस्कुलर बंडल तो रहेगा ही बेटा, तो ये हो गया वैस्कुलर बंडल, ज़ाइलमेंट फ्लोएम। अब हाइपोडर्मिस, जो हाइपोडर्मल सेल्स है, इन हाइपोडर्मल सेल में दो प्रकार के सेल्स रहेंगे बेटा। ये देखो, ये बना रहा हूं मैं। ये जो हाइपोडर्मल सेल जो मैं अभी बना रहा हूं, वो एक में के इतने करीब है कि उनके बीच में गैप नहीं है। तो ये हो गया टाइटली या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। और जो दूसरे सेल्स है, ये देखो, इन सेल के बीच में कितनी सारी गैप है, भरपूर गैप है, लेकिन ये पूरा हाइपोडर्मिस है बेटा। दिस वन इज व्हाट? हाइपोडर्मिस। तो मतलब बिलो। तो दो प्रकार के सेल्स हैं, और ये जो सेल्स है ये लूजली अरेंज्ड सेल्स है। जो टाइटली अरेंज्ड सेल्स है कॉम्पैक्टली, दैट इज कॉल्ड एज पैलिसेड्स। और जो लूजली अरेंज्ड सेल्स होता है दैट इज कॉल्ड एज मेसोफिल। क्या बोलेंगे बेटा? मेसोफिल। अब अपन ने क्या वर्ड यूज किया फोटोसिंथेसिस के दौरान? कि लीफ के सेल में फोटोसिंथेसिस होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर, जो प्रॉब्लम जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया है, ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड, चलो इसको एक मिनट बेटा, इसमें से तो ये वाला जो अपना था, दिस वन इज अपर एपिडर्मिस, और ये जो रहेगा दिस इज टाइटली और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, जो पैलिसेड है। और भरपूर मात्रा में यहां पे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स भी है और लूजली अरेंज्ड सेल्स भी है।
तो ये हो गया लूजली अरेंज सेल। अब प्रॉब्लम क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से लूजली अरेंज सेल में चला जाएगा और यहां पे डायरेक्टली C3 साइकिल होगा, स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्टली C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा बेटा। लेकिन इश्यू कहां पे आएगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल में। तो ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स है इसमें C3 साइकिल डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये टाइटली अरेंज्ड सेल है, इसमें आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा सकता है, बराबर। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे एक एक्स्ट्रा साइकिल होती है, इस मेसोफिलर रीजन में एक्स्ट्रा साइकिल होती है और इस एक्स्ट्रा साइकिल को कल हम पढ़ेंगे जिसका नाम है C4 साइकिल। और इस एक्स्ट्रा साइकिल का C4 साइकिल का प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है मेसोफिल में, फिर उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसमें, पैलिसेड में या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल में। फिर पैलिसेड ओके या कॉम्पैक्टली अरेंज सेल में C4 का प्रोडक्ट आएगा और ये यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा जो C3 साइकिल में जाएगा, बराबर। मतलब C3 साइकिल तब होगा जब मेसोफिल में क्या होगा, C4 साइकिल होगा। मतलब C4 साइकिल इज एन एडाप्टेशन फॉर C3 साइकिल। मतलब C3 साइकिल की जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है वो इस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल में फुलफिल नहीं हो सकता है। तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल मतलब इसका चारों तरफ का सरफेस खुला नहीं होने की वजह से यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से नहीं आ सकता है। मतलब C3 साइकिल तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कैसे? कल का रिएक्शन याद करो ना बेटा, RUDP में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो ही PGA मिलेगा। मतलब C3 साइकिल तब शुरू होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। और इस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकता है। लेकिन मेसोफिल में एक एक्स्ट्रा साइकिल होता है जिसका नाम है C4 साइकिल, जो कल पढ़ाऊंगा। और ये C4 साइकिल का प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल में लेके आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली C3 साइकिल होगा। मतलब C3 साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन C4 साइकिल इन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। समझ गए? मतलब C3 साइकिल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक C4 साइकिल नहीं होगा।